नमस्कार, आप सभी को एग्जाम टारगेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आज हमें कवर करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था नीति निर्देशक तत्व राज्य के तथा और कौन से भाग 4 का वर्णन हमने किया था, और भाग 4 के अंतर्गत हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्यों को। आगे हम अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे 51 के बाद में हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगर हमसे पूछ ले राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 52 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। पहले इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति क्या है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन रहेगा? राष्ट्रपति को बोला जाता है। और अगर दूसरा नागरिक बोला जाएगा तो देश को वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत 52 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या होगा? देश के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। और क्या है? राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च शक्ति रहेगी, सैन्य शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति रहेगी, वो किसके अंतर्गत रहेगी? राष्ट्रपति के अंतर्गत रहेगी। अगर हम संसद का निर्माण करते हैं तो लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, और तीसरा कौन होगा? 3 अंग होंगे। उनमें से एक अंग के अंतर्गत किसकी बात करेंगे? हमें राष्ट्रपति की बात करेंगे। दूसरे अंग रहेगा लोकसभा और तीसरा रहेगा राज्यसभा। तो अति महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा टॉपिक राष्ट्रपति, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 52 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है और बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, उन सभी की हमें बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हमें 52 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति होगा। बाट के अंदर तो 53 अनुच्छेद, मतलब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हम इसके पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे और पूरे ध्यान से इस टॉपिक को क्लियर करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से ये। तो आर्टिकल 53 के अंदर क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। कार्यपालिका की शक्ति किसके अंतर्गत निहित रहेगी? राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित रहेगी। कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका की जो शक्ति रहेगी वो कौन से रहेगी? 53 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। 54 आर्टिकल के अंदर क्या बात की गई है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत कहा गया है, इसके निर्वाचन की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? चुनाव की बात, कि निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, इसे आर्टिकल 54 के अंतर्गत कहा गया है। 55 के अंतर्गत क्या कहा गया है? चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा किस तरह से होगा। तो किस तरह से होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाएगा। पद्धति के द्वारा किया जाएगा। और हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके कार्यकाल के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा कार्यकाल। और आर्टिकल 58 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसकी योग्यता बताई गई है कि अगर जो राष्ट्रपति बन सकता है तो कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 58 के अंदर की गई है। आर्टिकल 60 के अंतर्गत क्या कहा गया है? आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रपति का शपथ कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो कौन सा रहेगा? आर्टिकल 60। और आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग क्या होता है? इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाअभियोग का वर्णन किया गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रहेगा 72 आर्टिकल के अंतर्गत क्या बात कही गई है कि समाधान की शक्ति प्राप्त है। अगर किसी के ऊपर मृत्युदंड लगा है तो वो भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ कर सकता है, मतलब दंड कम भी कर सकता है और माफ भी कर सकता है। तो समाधान की शक्ति कौन से आर्टिकल में रहेगी? आर्टिकल 72 के अंतर्गत रहेगी।
अब हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत रहेगी, 53 अनुच्छेद के अंतर्गत निहित रहेगी राष्ट्रपति के अंदर। कैसे, मतलब दूसरे विदेशों के साथ क्या कर रहे हैं, हमें समझौते वगैरह कर रहे हैं, तो जो उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं, जो सारे नाम संधि वगैरह होगी दूसरे देश के साथ, तो किसके नाम के ऊपर की जाएगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। और कार्यपालिका की शक्ति मतलब विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हो गई, इस तरह से विभिन्न विभागों के अंदर ये नियुक्ति कर सकता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे लास्ट में। तो कार्यपालिका की शक्ति किसके अंतर्गत निहित रहेगी, 53 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति के अंदर निहित रहेगी। बात कर लेते हैं चुनाव की। चुनाव में इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट, चुनाव में क्या कहा गया है कि कौन कौन व्यक्ति मतलब उस चुनाव के अंदर भाग ले सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और जो विभिन्न राज्य की विधानसभाएं हैं उनके सदस्य, और कौन दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर क्या बनाई गई है विधानसभाएं हैं, तो उनके सदस्य इसके अंतर्गत भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत। लेकिन उसके अंदर मनोनीत सदस्य है ना, वो शामिल नहीं किए जाएंगे, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होंगे। तो कौन कौन से होंगे, राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्लस कौन है, राज्य तथा संघीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य को इनके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे लोकसभा से हो या राज्य विधानसभा से हो, उनको इसके अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमण प्रणाली के आधार के ऊपर की जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं 56 के अंदर क्या कहा गया है, कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल में हम बात करेंगे कि 5 वर्ष है इसका कार्यकाल रहेगा। कितने वर्ष रहेगा, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा। अगर ये चाहे तो पहले भी अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। तो हमें पूछा जाएगा जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। इस तरह से रहेगी ये। अगर योग्यता की बात कर लेते हैं हम, योग्यता पहला फर्स्ट पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। और ये कहा गया है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। और तीसरे के अंदर क्या कहा गया है, लाभ पद पर ना हो, वे किसी भी लाभ पद के ऊपर ना हो, दिवालिया घोषित ना हो और दिमागी रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ये बात इसकी योग्यता के बारे में कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा। 60 अनुच्छेद के अंदर शपथ दी जाती है। हमने अनुसूचियों के अंतर्गत पढ़ा था, तीसरी अनुसूची के अंदर हमने पढ़ा था कि शपथ दिलाई जाती है विभिन्न पदाधिकारियों को। लेकिन मैंने उसी टाइम बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन है उसके अनुसूचियों के अंदर नहीं है, उनका वर्णन दिया गया है अलग से अनुच्छेद के अंतर्गत। जैसे कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन से में रहेगी, 60 अनुच्छेद के अंदर आर्टिकल के अंदर रहेगी। तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहेंगे, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहेगा वो कौन दिलाएगा, किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। अभी आता है लास्ट पॉइंट हमारी 61 के अंतर्गत महाभियोग, कि महाभियोग कैसे लगता है। महाभियोग लगाया जाता है अगर राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है या भ्रष्टाचार जैसी ऐसी कोई शिकायत आती है तो इसके विरुद्ध क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें मेन पॉइंट हमारा ये आता है कि इसको हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा
तथा राज्यसभा दोनों में किसी में भी क्या लाया जा सकता है, इसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। तो महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्य के क्या होने चाहिए, उसके ऊपर हस्ताक्षर जरूर नहीं होने चाहिए, मतलब सहमत होने चाहिए। अगर लोकसभा में आता है तो 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा में आते हैं तो दोनों में ही सेम प्रक्रिया रहेगी और बाद में जाएगा मतलब दूसरे सदन के अंदर। जैसे लोकसभा में पहले पारित हुआ है तो बाद में राज्यसभा के अंदर जाएगा और बाद में 14 दिन की परमिशन दी जाएगी भी। अगर राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी 14 दिन के अंदर, अगर वो अपना बचाव करना चाहता है, अगर कुछ सबूत पेश करना चाहता है अपने खुद के सही होने का, तो वो कर सकता है। अगर 14 दिन के बाद में क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में क्या होता है, सबसे पहले 2/3 सदस्य जो मौजूद सदस्य है उसका 2/3 सदस्य के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगर उस पे 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर हो गए हैं तो वो फिर दूसरे सदन में जाएगा और 2/3 सदस्यों के द्वारा वहां भी पारित हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी और फिर क्या होगा, राष्ट्रपति को उठा दिया जाएगा। तो अब हमें बात करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या कर सकते हैं, हम इसको लोकसभा या राज्यसभा क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी क्या लिया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। तो कितने सदस्य होने चाहिए कंप्लीट, 1/4 सदस्य के द्वारा क्या होना चाहिए, ये पारित होना चाहिए, सहमत होने चाहिए सदस्य। क्या होना चाहिए, सहमत होने चाहिए। फर्स्ट प्रक्रिया ये रहेगी। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में 14 दिन तक है, 14 दिन सूचना, 14 दिन तक सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है किसको, राष्ट्रपति को। क्या कर सकता है, वह अपना बचाव कर सकता है, सबूत पेश कर सकता है, जो लगाई गई है महाभियोग प्रक्रिया उसके ऊपर है, वो अपना कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, अपना बचाव कर सकता है। आगे हम बात करते हैं बाद में क्या होता है। इसके बाद में होता है, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, कौन सा ही ले ले, हम लोकसभा ले लेते हैं पहले। लोकसभा के अंदर क्या किया जाएगा, 2/3 सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, पास होना जरूरी है। 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर हमने पहले लोकसभा में लिया है तो 2/3 सदस्यों की सहमति ली जाएगी और बाद में क्या जाएगा, राज्यसभा के अंदर जाएगा। राज्यसभा के अंदर यहाँ पर भी क्या है, 2/3 सदस्यों की सहमति, सदस्यों की सहमति हो जाती है, मतलब तो क्या माना जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी और क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो आज तक महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा एक भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है भारत के अंतर्गत। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या टिक करेंगे, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और क्या रहेगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 61 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, पावर, प्रेसिडेंट पावर के बारे में हम बात करेंगे अब
कि राष्ट्रपति की पावर क्या है। सबसे पहले लिखे हैं हमें कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति किसके अंतर्गत रहेगी? कार्यपालिका की शक्ति। दूसरा रहेगा न्यायिक शक्ति है इसके पास, न्यायिक शक्ति। नंबर 3 वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपातकाल की शक्तियां, राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति। तो कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत क्या होगा? जैसे संसद के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, तो एक विशेष पार्ट रहेगा किसका? संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति का माना जाएगा। और क्या रहेगा? इसको नियुक्ति देने का अधिकार है। कौन कौन से अधिकारियों की ये नियुक्ति कर सकता है उसकी हम बात कर लेते हैं। नियुक्ति की, नियुक्ति में हम पढ़ेंगे यूपीएससी अध्यक्ष की यह नियुक्ति करता है, और किसकी? निर्वाचन आयोग की ये नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। और किसकी करता है? केग। केग क्या है? केग रहेगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की, न्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आता है 148 अनुच्छेद के अंतर्गत, और महान्यायवादी आता है 76 अनुच्छेद के अंतर्गत। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको आगे। और किसकी नियुक्ति की नियुक्ति करता है? ये लोकसभा, लोक सेवा आयोग, आयोग की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और कि न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर है। और लोकसभा के जो विपक्ष का नेता होता है, तो उसके आधार के ऊपर जो मनोनीत करता है प्रधानमंत्री को, वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो ये तो होगी इसकी कार्यपालिका की शक्ति। और इसके अंतर्गत क्या रहेगा? संसद की बात कर लेते हैं। संसद के अंदर संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है 108 अनुच्छेद के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत क्या बना है? मतलब संयुक्त बैठक बुला सकता है संसद की। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर और क्या कर सकता है। ये जो लोकसभा का निर्वाचन होता है, तो उस टाइम जो पहली बैठक होती है, लोकसभा के चुन कराते हैं उनके सदस्यों की पहली बैठक कौन लेता है? राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। ये अधिकार भी किसका रहेगा? राष्ट्रपति का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्या क्या रहेगा। 72 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? 72 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दे सकता है, ये इसको प्राप्त है। और 143 अनुच्छेद के अंतर्गत ये क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है न्यायिक मुद्दों के ऊपर। मतलब कोई भी समस्या के ऊपर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मतलब परामर्श ले सकता है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा। और किसी की शक्ति को क्या कर सकता है? मतलब किसी के दंड को ये कम भी कर सकता है, कम करने का अधिकार भी है इसको। मतलब उसकी प्रवृत्ति भी चेंज कर सकता है। आगे हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत मतलब धन विधेयक है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही क्या किया जाता है? संसद के अंदर पेश किया जाएगा। और 110 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा धन वित्तीय आयोग गठन कर सकता है। और
280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का निर्माण कर सकता है। तो क्या रहेगा, धन विधेयक पेश करने तथा 266 अनुच्छेद, ये तो रहेगा 110 अनुच्छेद के तहत है, और 166 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रहेगा, संचित निधि से क्या कर सकता है, संचित निधि से अगर धन निकालना हो तो उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक रहेगी। ये रहेगी इसके पास वित्तीय शक्तियां। आगे हम बात कर लेते हैं अध्यादेश से जारी करने की। आगे हम पढ़ रहे हैं अध्यादेश से जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या रहेगी, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहेगी। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो कोई भी ऐसा विधेयक जो पारित नहीं हो सकता उस टाइम, तो उसी के लिए क्या कर सकता है, उसको लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। वो किस टाइम तक लागू रहेगा, तो वो सत्र चालू होने के 6 महीने के तक लागू रहेगा, और 6 महीने के बाद उसको क्या करना जरूरी है, दोनों सदनों के अनुमति लेनी जरूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी रहेगी, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान शक्तियां प्राप्त हैं। 52 अनुच्छेद, 56 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो 52 अनुच्छेद की बात कर लेते हैं हम। राष्ट्रीय शासन, अगर मतलब देश के अंदर दंगे हो रहे हैं या दूसरे देश के द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई है, तो क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है, देश के अंतर्गत है। और 56 अनुच्छेद के अंदर क्या रहेगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन इसके अंतर्गत क्या रहेगा, अगर कोई भी राज्य केंद्र सरकार जो कह रही है उस तरह से कार्य नहीं कर रहा या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या कर सकती है, उनकी विधानसभा को भंग कर सकती है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत। और 360 अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, ये आज तक इंडिया के अंदर आज तक नहीं लगाया है। तो वित्तीय आपातकाल, अगर देश की वित्तीय स्थिति सही नहीं है तो ये आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। ये तो हो गई आपातकालीन शक्तियों की बात है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति। ये क्या रहेगी, मतलब दूसरे देश के साथ जो संधि वगैरह होती है या किसी पत्र व्यवहार होता है, उसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं वो किसके तहत किए जाएंगे, उसको राजनीतिक शक्ति प्राप्त रहेगी राष्ट्रपति को। और क्या हो सकता है, जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं दूसरे देश के अंतर्गत, वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी इसकी शक्तियां के बारे में अनुच्छेद रहेगा, इसके 123 इम्पोर्टेंट और 108 इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमें आपातकालीन शक्तियां डिटेल से करेंगे, इसको कवर एक लास्ट टॉपिक के अंदर करेंगे उस टाइम। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को।